गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर तलपट बनाना सीखेंगे। आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा। आज हम यहाँ पर पार्ट 2 देखिए पार्ट 1 में हमने कुछ शब्दों की अंग्रेजी सीखी थी। यही थी जो हम यहाँ पर आपको दिख रही है, यही थी। उस दिन हमने इनकी अंग्रेजी सीखी थी। आज हम सीखेंगे कि इनको डेबिट साइड में रखना है या इनको क्रेडिट साइड में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड में रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें संपत्ति देखनी होगी, या फिर देखिए संपत्ति। देखिए, जो भवन है वो हमारी संपत्ति है, मशीन है, रहतिया है, रोकड़ है, बैंक शेष है, पूर्वदत्त खर्च है, देनदार है, प्राप्य बिल है या प्राप्य विपत्र है, विनियोग है और मोटर है। ये सभी हमारी संपत्ति होती है। और व्यापार में की जितनी भी हमारी संपत्ति होगी वो सभी डेबिट साइड में जाएगी। फिर देखिए, समस्त खर्च तथा हानि, जितने भी खर्च या हानि होंगी, जैसे आहरण, मजदूरी, मरम्मत खर्च और ऐशोद्य ऋण, वेतन, ब्याज, कमीशन, लेखन सामग्री आदि, ये सभी भी हमारी डेबिट में साइड में जाएगी। और क्रय, ये भी डेबिट में जाएगा। और विक्रय वापसी, ये भी डेबिट में जाएगा। फिर समस्त दायित्व, यानी सभी दायित्व जो हमारे दायित्व हैं। देखिए, ऋण देना हमारा दायित्व है, पूंजी भी दायित्व है, लेनदार, देय बिल, बंधक, रहन, अधिविकर्ष, एदत खर्च तथा पेशगी आय आदि, ये सभी हमारे समस्त दायित्व होते हैं। फिर आता है समस्त आय व लाभ। देखिए, जैसे ब्याज मिला, कमीशन मिला, छूट, किराया आदि, ये सभी हमको लाभ हुआ, इसलिए ये भी क्रेडिट में जाएगी। फिर है संचय, जैसे सामान्य संचय और कोष, प्रावधान आदि, ये सभी संचय हैं, इसलिए क्रेडिट में जाएगी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, प्रारंभिक रहतिया व्यापार की संपत्ति, और मैंने बताया जितनी भी संपत्ति होती है वे सभी डेबिट में जाएंगी, तो इसको भी हम डेबिट में लिख देंगे। अगली है पूंजी। पूंजी हमारा दायित्व है, और मैंने बताया जिसमें जितने भी दायित्व होंगे वो सभी क्रेडिट में जाएंगे। इसके बाद है रोकड़। रोकड़ व्यापार की संपत्ति है, तो ये डेबिट में जाएगी। बैंक शेष यानी बैंक बैलेंस। देखिए, बैंक शेष है, बैंक बैलेंस है, ये डेबिट में जाएगी क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस है। दे बिल यानी बीपी, देना है हमको, तो ये हमारा दायित्व है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ओके। फिर है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। देखिए, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट व्यापार की संपत्ति है, इसलिए डेबिट में जाएगी। फिर है कमीशन प्राप्त। देखिए, कमीशन रिसीव है, तो व्यापारी की आय हुई है, तो ये क्रेडिट में डाल देंगे। वेतन यानी सैलरी। वेतन, देखिए सैलरी ये हमारी व्यापार की संपत्ति है, तो इसको डेबिट में डालेंगे। फिर अगला है हमारा यहाँ पर विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। और मैंने बताया जितनी क्रय होती है और विक्रय वापसी होती है, क्रय तथा विक्रय वापसी, वो सभी डेबिट में जाएगी। और यहाँ पर है विक्रय वापसी, इसलिए डेबिट में जाएगी। यहाँ पर दिया है क्रय वापसी, और मैंने आपको बताया जितने भी विक्रय होते हैं और क्रय वापसी होती है वे क्रेडिट में जाती है, तो इसको क्रेडिट में डालेंगे। फिर अगला है हमारा मजदूरी यानी वेजेस। देखिए, मजदूरी हमारी व्यापार की संपत्ति है। ओके, मजदूरी भी व्यापार की संपत्ति है, इसलिए इसको डेबिट में डाल देंगे। प्राप्य बिल यानी बिल रिसीवेबल, यानी हमको बिल रिसीव करना है, व्यापार की संपत्ति है, तो डेबिट में डाल देंगे। विक्रय यानी सेल्स, क्रेडिट में जाएगा। फिर है छूट दी। देखिए, छूट दी यानी डिस्काउंट अलाउ, तो ये डेबिट में जाएगा क्योंकि हमने छूट दी है और हमें हानि हुई है। अगला है फर्नीचर। फर्नीचर व्यापार की संपत्ति है, इसलिए डेबिट में डालेंगे। फिर है देनदार। देनदार यानी डेबिटर्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डेबिटर्स, डेबिटर्स यानी डेबिट, तो इसको डेबिट में डालेंगे। अगला है लेनदार, क्रेडिटर्स। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स है, इसलिए इसको क्रेडिट में डालेंगे। देखिए, सामान्य संचय, मैंने आपको बताया जितने भी संचय होंगे वो सभी क्रेडिट में जाएंगे, तो इसलिए किसको क्रेडिट में डालेंगे। बैंक लोन, बैंक ऋण यानी ऋण हमारा देना दायित्व है, तो ये क्रेडिट में जाएगा।
मोटर कार व्यापार की संपत्ति है, इसलिए इसको डेबिट में डालेंगे। अगला है भवन, बिल्डिंग, ये भी व्यापार की संपत्ति है, इसलिए इसको डेबिट में डालेंगे। क्रय यानी परचेज, मैंने बताया परचेज यानी क्रय और विक्रय वापसी यानी परचेज एंड सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में जाते हैं। मरम्मत खर्च, खर्च है, मैंने बताया जितने भी खर्च तथा हानि होती है वो सभी डेबिट में जाती है, इसलिए इसको भी डेबिट में डाल देंगे। देखिए आज हमने सीखा कि किस चीज़ को हम डेबिट में डालते हैं और किसे क्रेडिट में डालते हैं। अब हम सीखेंगे कि तलपट कैसे बनाते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे, सबसे पहले हमको देखिए इस ये वाला सवाल दिया है, मैसर्स पारस धीरियान मेन बाजार के निम्न लेन देनों को रोजनामचे में लिखिए तथा खाता बही बनाइए और शेष विधि से तलपट तैयार कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसका रोजनामचा बनाएंगे। रोजनामचा बनाने के लिए आपको सबसे पहले रोजनामचे के प्रारूप का पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने रोजनामचे का प्रारूप बनाते हैं। देखिए रोजनामचे का प्रारूप बना लेते हैं। देखिए इसमें एक बॉक्स होता है डेबिट का और एक बॉक्स होता है हमारा इसमें क्रेडिट का। एक बॉक्स लेजर फोलियो का होता है और फिर एक इधर होता है डेट का। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। देखिए ये जो हमारा पहला कॉलम होता है वो डेट का कॉलम होता है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का होता है। पर्टिकुलर को विवरण कहते हैं, डेट को दिनांक कहते हैं। लेजर फोलियो को खाता पृष्ठ संख्या कहते हैं और ये डेबिट होगा और इधर क्रेडिट। ऊपर यदि आपको मतलब व्यापार के स्वामी का नाम दिया है तो आप वो डालेंगे। यहाँ पर व्यापार के स्वामी का नाम है मैसर्स पारस धीरियान, तो आप वो लिख देंगे मैसर्स पारस धीरियान। तो यहाँ लिख देंगे आप जर्नल ऑफ मैसर्स पारस धीरियान। देखिए इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमको हमारी पहली एंट्री दी है व्यापार आरंभ किया। ये देखिए हमारी इसमें पहली एंट्री दी है व्यापार आरंभ किया। तो देखिए व्यापार आरंभ करने में मैंने आपको बताया था प्रत्येक लेन देन में दो खाते प्रभावित होते हैं और व्यापार आरंभ किया इसमें दो खाते प्रभावित होंगे, एक कैश और एक कैपिटल। इसकी डेट दी है हमको 1 मार्च, तो आप यहाँ पर मार्च 1 लिख दीजिए और इसमें जोन से दो खाते प्रभावित होते हैं वो लिख लेंगे। मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको मिक्स करना है, यानी पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल और बाकी के सभी स्मॉल लेटर। तो मैं यहाँ पर केवल कैपिटल लेटर का यूज़ करूँगा। देखिए मार्च 1 में दो खाते प्रभावित होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देख लें, देखिए पहला कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी आप टू लिखते हैं तो ऊपर वाले से थोड़ी जगह छोड़कर जब लिखेंगे। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग, जो आपने इसमें काम किया है वो लिखेंगे, मतलब जो लेन देन में काम हो रहा है। लेन देन हमारा व्यापार आरंभ किया तो ये हो जाएंगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये देखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हमारी पूरी हो गई। अब देखिए इसकी अमाउंट दी है हमको 40,000। ये देखिए ये 40,000 हमको इसकी अमाउंट दी है, तो आप यहाँ पर 40,000 डाल देंगे डेबिट में भी और
क्रेडिट में भी। ये देखिए यहाँ पर हमारा पहला लेन देन पूरा हो जाता है। एक लेन देन पूरा होने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींची जाती है। इसका मतलब यानी यहाँ पर हमारा एक लेन देन पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा लेन देन हमारा है 4 मार्च को नकद माल क्रय किया। देखिए इसको करते हैं 4 मार्च 4। देखिए हमने नकद माल क्रय किया है तो इसमें दो खाते प्रभावित हुए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। क्योंकि हमने नकद माल क्रय किया इसलिए परचेज हुआ, कैश हुआ, और चूंकि हमने माल क्रय कर रहे हैं तो इसलिए परचेज होगा। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज। इसकी अमाउंट हमको दी है 22,000। तो आप इसकी अमाउंट डाल देंगे। चलिए लाइन खींचनी अवश्य है। हमारे यहाँ पर 2 लेन देन पूरे हो गए। अब हमको अगला लेन देन दिया है। देखिए अगला लेन देन दिया है नकद माल बेचा 6 मार्च में। मार्च 6 नकद माल बेचा। देखिए नकद माल बेचा नहीं, एक तो कैश होगा क्योंकि नकद है, और माल बेच रहे हैं यानी सेल होगा। तो एक बात अब इस बार में हमेशा एक बात याद रखेंगे कि परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट होता है और कैश अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। चाहे कुछ भी स्थिति बने वो हमेशा डेबिट और क्रेडिट ही होंगे। इस बात को आप बिल्कुल रट के रख लीजिए। देख लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बताया तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड। देखिए इसकी अमाउंट हमको 18,000 दी है। ये भी हमारा पूरा हो गया। एक लेन देन हमारा और पूरा हो चुका है। देखिए अगला दिया हमको रमेश से माल क्रय किया। अब देखिए हम रमेश से माल क्रय कर रहे हैं। देखिए चूंकि हम रमेश से माल क्रय कर रहे हैं तो हम रमेश से खरीद रहे हैं ना। और नियम नंबर 1 है व्यक्तिगत खाते से संबंधित व्यापार में। देखिए जो व्यापार में पाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने रमेश से माल क्रय किया है तो रमेश तो देने वाला है तो रमेश को हम क्रेडिट करेंगे, और परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिट हो जाएगा। तारीख डाल दीजिए मार्च 8। क्या है, रमेश से माल क्रय किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश हो गया। इसमें हमने नकद माल क्रय किया तो आप लिख देंगे इसमें बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, जिससे हमने माल खरीदा है रमेश से माल खरीदा है ना तो रमेश आ जाएगा। इसकी अमाउंट हमको 26,000 दी है तो आप इसकी अमाउंट 26,000 डाल देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। यदि आप पे जर्नल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैंने और वीडियो अपलोड की है, वीडियो नंबर 1 और 2, उसमें आप देख सकते हैं जर्नल कैसे बनाते हैं। उस वीडियो में बिल्कुल शुरू से बताया गया है।
तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए लाइन खींच दीजिए क्योंकि हमारा एक लेन देन और पूरा हो गया। देखिए अब यहाँ 11 मार्च की, तो इसको पहले तारीख डाल दीजिए। और लेन देन दिया है सुरेश को माल बेचा। अब देखिए माल बेचा, सुरेश को बेचा यार, तो सुरेश तो पाने वाला, और मैंने बताया पाने वाला डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। सुरेश को माल बेचा है तो सुरेश तो पाने वाला हुआ, तो सुरेश को हम डेबिट करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। तो देखिए सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर लगाएंगे फॉर, जिसने माल खरीदा है। किसने खरीदा है? सुरेश ने। फॉर सुरेश। इसकी अमाउंट दिया हमको 14,000। ये देखिए अब हम 14 मार्च के लेन देन पर आ चुके हैं। ये देखिए 14 मार्च का लेन देन है मार्च 14, रमेश को दिए। ठीक ऊपर वाला उसमें सुरेश को माल बेचा था और इसमें रमेश को दिए हैं, तो रमेश पाने वाला, और मैंने बताया था पाने वाला डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर रमेश को दिए हैं तो रमेश तो पाने वाला है, ऑलरेडी रमेश डेबिट हो जाएगा। रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट, रमेश को दिए। बीइंग कैश पेमेंट, बस इसमें आप इतना ही लिखते हैं, बीइंग कैश पेमेंट। इसकी अमाउंट हमको 14,000 दी है। अब देखिए अगर आपका यहाँ एक पेज भर जाए और जर्नल पूरा न हो तो आप यहाँ पर डैश का निशान लगाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे डैश का निशान लगा देते हैं आप, डैश डैश का। पूरी लाइन यहाँ पर नहीं खींचते हैं, ऐसे डैश का निशान लगा देते हैं। अब देखिए मेरा तो एक पेज भर चुका है, अब मैं दूसरा पेज देख रहा हूँ। जब आप दूसरे पेज पर एंट्री बनाना शुरू करते हैं, यानी एक पेज भर जाता है, तो आप उसमें नाम नहीं डालते बॉक्सेस के, लेकिन ऊपर डैश जरूर लगा देते हैं, जैसे हमने पीछे वाली पेज पर लगाया है। ये बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि अगर आप पूरी लाइन खींचोगे तो उसका मतलब है कि जर्नल पूरा हो चुका है। ओके, हमने देखिए यहाँ 14 मार्च तक बना दिए थे। देखिए 14 मार्च तक का हमने बना दिया था। 18 मार्च को दिया है सुरेश से भुगतान मिला। अब देखिए सुरेश से भुगतान मिला यानी इसका मतलब है सुरेश से मिले, यानी सुरेश से रुपये मिले। तो सुरेश से मिले तो सुरेश तो देने वाला है भाई, तो सिंपल सी बात है, मार्च 18, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब सुरेश से भुगतान मिला है तो सुरेश तो भाई देने वाला है, उसको तो हम क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। यहाँ पर हमको मिले हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड। इसकी अमाउंट है 12,500। आज इस वीडियो में मैं आपको तलपट बनाकर छोड़ूंगा, आप पर तलपट बनाना आ जाएगा बिल्कुल, और तलपट के साथ साथ जर्नल और लेजर भी आ जाएगा, यानी रोजनामचा और खाता बही भी आ जाएगी। ये देखिए, अगला है हमारा 24 मार्च का लेन देन। मार्च 24 फर्नीचर खरीदा है। देखिए, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर व्यापार में आएगा या व्यापार से जाएगा? देखिए, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर व्यापार में आएगा। और नियम नंबर 2 है वास्तविक खाते से संबंधित व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट और व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है इसलिए व्यापार में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने माल नहीं खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर ब्राउट। बीइंग फर्नीचर ब्राउट। अब देखिए, इसकी अमाउंट हमको दी है 5,000, तो इसको लिख देंगे। अगला लेन देन हमारा 26 तारीख का, यानी 26 मार्च का। पहली लाइन खींच लीजिए। अगला लेन देन है 26 मार्च का। सुरेश से फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पर नकद नहीं खरीदा है, यहाँ पर सुरेश से खरीदा है। सुरेश से खरीदा है तो यहाँ पर उधार खरीदा है, तो इसलिए इसमें आप कैश नहीं लगाएं। अब सुरेश से खरीद रहे हैं तो सुरेश तो देने वाला है, इसमें दोनों नियम लागू होते हैं। सुरेश देने वाला तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो सुरेश क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। दोनों में से आप कोई सा भी नियम लगा कर देख सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अमाउंट है इसकी 6,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर ब्राउट। बीइंग फर्नीचर ब्राउट फ्रॉम सुरेश। और यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब हमारा इसमें लास्ट लेन देन, आखिरी लेन देन है हमारे इसमें, रमेश को माल बेचा। ओके, आखिरी लेन देन है रमेश को माल बेचा। देख लीजिए 31 मार्च का। रमेश को माल बेच रहे हैं तो रमेश तो पाने वाला होगा, और पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रमेश। ये देखिए, इसकी अमाउंट है 8,000। यहाँ पर हमारा जर्नल पूरा हो गया है।
अब आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, जैसे ऊपर से खींचते आ रहे हैं, और लास्ट में यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। देखिए ऐसे, और एक ऐसे खींच, इधर लिख देंगे टोटल। ठीक है, टोटल आप जोड़ के देख लीजिएगा, इसका टोटल आएगा 1,65,500 रुपये। 1,65,500 रुपये, दोनों तरफ एक ही लिखना है। देखिए इस प्रकार हमारा जर्नल बन चुका है। इसी प्रकार हमारा जर्नल बनता है। अब देखिए पर्सन में देखिए क्या दिया था, मैसर्स पारस परिधान मेन बाजार के निम्न लेन देन को रोज नामचे में लिखिए। इतना हमारा हो गया। अब तथा खाता बही बनाइए। अब इसकी खाता बही बनाएंगे। चलिए खाता बही बनाते हैं। अब ऐसे ही कर लीजिए। पहले तो आप बिल्कुल बराबर लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर मैं 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहा हूँ। सेम एक इसके नीचे खींच दीजिए। अब इसके आधे में निशान लगाइए। आधा होगा इसका, क्या क्या होगा इसका आधा? 10। तो आप यहाँ पर एक लगा लीजिए। एक यहाँ से सीधी लाइन खींच लीजिए ऐसे, और एक ऐसे। एक यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। अब ओके। अब इसके आप बराबर पार्ट कर दीजिए। ये 3 खाने तो हमने मान लिए अमाउंट के। ओके, ये एक मान लिया हमने लेज़र फोलियो का, और ये मान लिया हमने डेट के। इसी प्रकार आपको इधर करना है। ये तो हो गए अमाउंट, ये हो गया जर्नल फोलियो, और ये हो गया डेट का। देखिए ये हो जाएगा हमारा डेट का। अब इसमें आप वही डाल दीजिए। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे लेज़र ऑफ पारस परिधान। ओके, और यहाँ पर एक ऐसे लगा दीजिए आप। वैसे तो इसके नीचे लिखते हैं, मेरी यहाँ पर जगह नहीं बची, इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ कैश अकाउंट, और आगे डैश लगा दीजिए। इस साइड में हम धनी यानी क्रेडिट डाल लेते हैं। ओके, और इस साइड में ऋणी यानी डेबिट डाल लेते हैं। अब इनके कॉलम्स के नाम लिख लीजिए। डेट पर्टिकुलर, ओके, और जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। बीच वाली लाइन को हमेशा थोड़ी गाढ़ी करें।
क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एक डेबिट का भाग और एक क्रेडिट का भाग, इधर का डेबिट का, इधर का क्रेडिट का। अब आप लेन देन देखिए क्या था। देखिए हम कैश अकाउंट खोल रहे हैं, पहला ही लेन देन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यदि कैश अकाउंट डेबिट है तो जो उसके टू में होगा उसे आप इधर ले जाकर छोड़ देंगे डेबिट वाले में, अगर बाय होगा तो उधर ले जाकर छोड़ देंगे। यानी उनके हिसाब से देखना है। मान लीजिए ये वाला वीआईपी रूम है और ये सिंपल रूम है। अब देखिए पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट बाय में है, तो यहाँ पर सीधा टू कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए लिखते हैं। 1 मार्च का ये लेन देन है। मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी अमाउंट देखिए, इसकी अमाउंट हमको 40,000, तो अमाउंट 40,000 लिख देंगे आप। देखिए 40,000 इसके सामने अमाउंट लिख देंगे। ओके, अब इसी प्रकार हम दूसरा लेन देन पढ़ेंगे। दूसरा लेन देन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके भी परचेज अकाउंट है और कैश अकाउंट तो है इसमें। परचेज अकाउंट अब की बार बाय में है लेकिन कैश अकाउंट टू में है, और जो इसके अपोजिट होगा उसको लिखेंगे। यदि अपोजिट बाय में है तो बाय में लिखेंगे, टू में है तो टू में लिखेंगे, लेकिन यहाँ बाय में है तो हम बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे 4 मार्च को। देखिए मार्च 4 बाय परचेज। इसकी अमाउंट हमको दी है 22,000, तो आप 22,000 लिख देंगे। ओके, अगला लेन देन देखिए हमारा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी कैश अकाउंट है लेकिन अपोजिट टू में है तो टू में लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट 6 मार्च को। मार्च 6 टू सेल्स अकाउंट। इसकी अमाउंट है हमारी 18,000, तो इसकी अमाउंट आप 18,000 लिख देंगे। ओके, अगला है परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। इसमें कैश का जिक्र नहीं है इसलिए इसमें इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। अगली है सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी कैश का जिक्र नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। अगली फिर है रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें है टू कैश अकाउंट। अपोजिट बाय में है बाय रमेश, तो 14 मार्च को बाय रमेश। मार्च 14 है बाय रमेश। ओके, इसकी अमाउंट है 14,000, तो 14,000 आप लिख देंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे है कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। इसमें भी कैश है लेकिन अपोजिट टू में है, तो 18 मार्च को टू सुरेश आ जाएगा। टू सुरेश। मैंने बताया व्यक्ति के नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पर हमने अकाउंट नहीं लगाया। ओके, अंडरस्टैंड। टू सुरेश, इसकी अमाउंट थी हमारी 12,500 रुपये, तो आप डाल देंगे 12,500 रुपये। हो गई। अगली है फिर हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 24 मार्च को। इसमें भी कैश है, अपोजिट बाय में है तो इसमें लिख देंगे 24 मार्च को बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय
बाय फर्नीचर अकाउंट। इसकी अमाउंट है 5,000, तो आप लिख देंगे। ओके। अगली एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सुरेश, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि कैश नहीं है। रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी कैश नहीं है। अब यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट की लेजर पूरी बन चुकी है। अब आप इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे इधर का टोटल 70,500 आएगा। देख लिए, 40 और 10 50 और 8 58, 58 और 2 60, 70, 70,500 आ जाएगा। ओके। अब इधर का भी करेंगे। देखिए 22 और 4 26, 26 और 10 36, 36, 36 और 5 कितना आएगा बताइए जल्दी। 41। ओके राइट। चलिए इसका 41 आ जाएगा। जोन सा ज़्यादा है दोनों तरफ अमाउंट वाले खाने में पहले तो ऐसी लाइन खींचेंगे, एक ऐसी और इधर भी ऐसी, फिर थोड़ी जगह छोड़कर ऐसे। देखिए इस प्रकार, ठीक है। देखिए इधर का टोटल हमारा बैठा था 70,500, तो आप वो लिख देंगे 70,500। जितना ज़्यादा है दोनों तरफ वही लिख दीजिए। अब आप जो ज़्यादा है उसमें से इधर का जोड़ घटाएंगे जिधर का कम होगा। तो 70,500 में से अगर हम 41,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 29,500। ओके, हमारा 29,500 आ जाएगा। तो यहाँ पर महीने की आखिरी तारीख में मार्च 31 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 29,500 है, तो आप लिख देंगे। अब यदि आप इसका जोड़ करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। और इधर अगले महीने की पहली तारीख में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD आएगा यहाँ पर, टू बैलेंस BD। जितनी अमाउंट होती है उतनी लाकर छोड़ दीजिए, 29,500। अब हमारा कैश अकाउंट का जो बैलेंस आ गया वो हमारा 29,500 आ गया है। इसी प्रकार अब हम सभी खातों को खोलेंगे। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा ही काम है वैसे तो इसमें। ये देखिए इतना करके, क्योंकि आप उसके नीचे बनाते जाएंगे, मेरा पेज छोटा है इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। आप इतना करेंगे और यदि ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए 2 मिनट। मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम सेम ऊपर वाले लिखने हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है कैश पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप ऊपर कैपिटल अकाउंट डाल दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट आपको पूरी एंट्री में एक ही मिलेगा कैपिटल अकाउंट, वो होगी व्यापार आरंभ का सबसे पहली एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट अपोजिट बाय कैश है, मार्च 1 है। मार्च 1 बाय कैश अकाउंट, इसकी अमाउंट है हमारी 40,000। सेम वही लाइन खींचनी है आपको, वैसे ही जो ज़्यादा है आप वो लिख देंगे। 40,000 ही है वैसे यहाँ पर, 40,000, 40,000। ओके, देखिए मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, महीने की अंतिम तारीख में बताया था आपको। यदि किसी पे खाता बही बनानी नहीं आती है तो वीडियो नंबर 2 देख लेंगे, आप पे खाता बही बनानी आ जाएगी। उसमें सब डिटेल में समझाया गया है। 40,000